लास्ट क्लास में कूलम्ब्स लॉ डिस्कस किया था, उसका एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, वेक्टर फॉर्म में भी उसको ड्राइव किया था। उसके बाद मैंने बोला था तुम्हें जो क्वेश्चन है नोट्स में उसको तुम्हें करना है। अब देखो ये एक क्वेश्चन है, नोट्स का क्वेश्चन है ना, पेज नंबर 9 पर होगा ये सॉल्व है वैसे नोट्स में, लेकिन हम भी इसको एक बार कर लेते हैं और बाकी सवाल भी तुम्हें मैं करके बता देता हूँ। The electron and proton, the electron and proton of a hydrogen atom are separated by a distance approximately 5.3 into 10 to the power 11 meter. Find the magnitude of electric force. इलेक्ट्रिक फोर्स माने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है इसमें। तो अपन कैसे निकालें इलेक्ट्रो, साथ में कुछ और भी बोला है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल, ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकालना है। तो एक एक करके निकालेंगे। तो देखो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालेंगे, कूलम्ब्स लॉ लगा देंगे, के Q1, Q1 किसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q2, Qp किसका चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, डिवाइडेड बाय उनके बीच की दूरी। अब जब हाइड्रोजन एटम है तो प्रोटॉन बीच में है, इलेक्ट्रॉन उसमें उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होगा, है ना, डिस्टेंस से आर है, यही आर होगा, इनके बीच में क्या फोर्स लग रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे, के की क्या रखेंगे, 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे दोनों पे ही होता है E, तो E स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। R स्क्वायर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो R की वैल्यू कितनी दी है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर स्क्वायर। तो अब जब हम इसमें वैल्यूज रखेंगे 9 इंटू 10⁻⁹, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5.3 इंटू 10⁻⁻11 स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको ये फोर्स मिल जाएगा, कितना है 8.2 इंटू 10⁻8 न्यूटन। अब इन्हीं पार्टिकल्स के बीच में हमको ग्रेविटेशनल फोर्स में निकालना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, आर स्क्वायर। तो जी की वैल्यू क्या होती है 1.67 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 Nm2 Kg-2। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो और दूरी उनके बीच में यही वाली रख देंगे, डिस्टेंस जो है, ठीक है, और यही हो जाएगा 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। अब इन सारी वैल्यूज को जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकाल लेंगे। ठीक है, जी की वैल्यू रखी, सभी वैल्यूज को रखा, तो ये फोर्स आ गया, ये क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आया था, इलेक्ट्रिक 8.5 इंटू 10⁻⁻7 है ना, सॉरी -8 है ये, -8 -7 नहीं है, -8 है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है 3.6 इंटू 10⁻⁻47 न्यूटन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत 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 कम है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत वीक फोर्स है।
ये हमको इस क्वेश्चन में पता भी लग रहा है क्योंकि हमने सबकी रियल वैल्यूज डाली हैं। चल इसके बाद फिर ये अगला सवाल है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज। तो दो चार्ज स्फीयर है, ठीक है, दो चार्ज स्फीयर है और चार्ज स्फीयर है, एक के ऊपर चार्ज है, एक स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज है Q1, एक दूसरा स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज है Q2, ठीक है। Q1 को हम बोल देते हैं पहले वाला चार्ज, 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, ठीक है। और Q2 बोल देते हैं हम दूसरा वाला चार्ज, क्या है Q2, 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में, ठीक है, डिस्टेंस, लाइन थोड़ी सीधी नहीं बनी, सीधा बनाते हैं इसको। ये जो डिस्टेंस है ये है 30 सेंटीमीटर। आर जो है अपने पास है 30 सेंटीमीटर, इसको अपन मीटर में लिखेंगे 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास दोनों चार्ज है, अब इनके बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बीच में इन दोनों के एयर है, तो एयर के लिए के की वैल्यू हम जानते हैं, के Q1 Q2 आर स्क्वायर, के रखो और एयर है, एयर या वैक्यूम हो तो के की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻9। चार्ज Q1, Q1 क्या है चार्ज, Q1 है 2 इंटू 10⁻⁻7। Q2, Q2 क्या चार्ज है, 3 इंटू 10⁻⁻7। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे है इनके आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी 30 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या क्या बनता है, 9 इंटू 2 इंटू 3, 10⁻9 -7 -7 -14, -14 9 चला गया 5, तो 10⁻⁻5 बचा यहाँ। उसके अलावा यहाँ क्या बचा, 30, ठीक है, का स्क्वायर, तो यह जाएगा 900 -4, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं। 9 इंटू 6 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 9 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻5, 9 0 0 10⁻⁻4। तो इसको जब भी सॉल्व करोगे क्या बचेगा, सॉल्व किया जा सकता है ना। 100 बचा, 10⁻⁻4, तो 6, ये -2 बचेगा, 2 0, तो -2 ऊपर गया, 10⁻⁻5 -2 ऊपर जाके हो गया +2, 6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया कि कितना फोर्स उन दोनों चार्जेस के बीच में। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा, अगला जो सवाल है नोट्स में वो है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर A and B having center separated by a distance of 50 सेंटीमीटर। तो समझते सवाल में क्या बोल रहा है,
सवाल में बोल रहा है कि दो कॉपर के स्फीयर है। तो चलो एक कॉपर का स्फीयर है जिसका नाम है ए, एक कॉपर का स्फीयर है जिसका नाम है बी। हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ की जो दूरी है वो है 50 सेंटीमीटर। अच्छा, what is the mutual force of electrostatic repulsion if charges on each। तो देखो दोनों के ऊपर जो चार्ज है, इसके ऊपर और इसके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁻⁷। ये -7 ऐसे लिखा है लेकिन पावर है ये 20 मिस्टेक गुलाम। अच्छा, द रेडियस इज नेग्लिजिबल, इसका मतलब इसकी रेडियस इस डिस्टेंस की कंपैरिजन बहुत छोटी है, मतलब इसको इग्नोर करना है हमको। तो हमसे क्या बोला है कि बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इसमें रिपल्शन होगी, दोनों पे सेम चार्ज है, कितना चार्ज है इतना चार्ज है। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना। तो फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स को कैसे निकाला जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला है के Q1 Q2 आर स्क्वायर। यहाँ तो Q1 जो चार्ज इस पर, Q2 जो चार्ज इस पर, दोनों Q के बराबर हैं। तो इस फॉर्मूले को अपन सिंप्लीफाई करके लिख देंगे सिर्फ के स्क्वायर इस क्वेश्चन के लिए। अब इसमें वैल्यूज डाल देंगे, के 9 इंटू 10⁻⁹ Q, Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू है 6.5 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर 50 मीटर में कन्वर्ट कर देंगे इसको स्क्वायर। तो 9 इंटू 10⁻⁹। अब 6.5 का स्क्वायर है ऊपर, भूल गए अपन, स्क्वायर है अपने को, इसको स्क्वायर करना है। क्या होगा 6.5 का स्क्वायर, 6.5। अच्छा और देख लो एक मिनट, एक चीज और, 6.5 का स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखता हूँ एक मिनट मल्टीप्लाई करके, 42.25 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इंटू 10⁻⁻7 14 हो गया ये। अच्छा, अब इसका करना। अच्छा, ये जो -2 है, यहाँ एक 0 है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻1 स्क्वायर, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, अभी इसको एक बार और, 9 इंटू 42.25 इंटू 9 14 में से गया, कितना बचा, -5। यहाँ पर 25 10⁻⁻2। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 380.25 इंटू 10⁻⁻5। 25 10 की पावर -2। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो सॉल्व करने के बाद पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमको 25 से, ठीक है। तो 25 से इसको डिवाइड करने पर हमको जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 15.21। ये -2 को ऊपर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगी 10⁻³ न्यूटन। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इन दोनों स्फीयर के बीच में लग रहा है। अच्छा, एक चीज और, ऑल्सो कंपेयर दिस फोर्स विद देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स इफ ईच वेट 0.5। कहता है कि अगर इन्हीं के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमको निकालना है कि अगर इन दोनों बॉडी के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स के लिए क्या करोगे, ग्रेविटेशनल वाला फॉर्मूला निकालोगे, ठीक है। ये मैं करूंगा नहीं, ये तुम करो, ठीक है। ए का मास, बी का मास, दोनों का मास आधा किलो ले लेना है,
0.5 दूरी यही रखनी है और इसको कैलकुलेट, बहुत छोटी वैल्यू आएगी जैसे पिछले वाले सवाल में आई है वैसे ही बहुत छोटी वैल्यू आएगी। कंपेयर करना है तो हमको जरा इसका रेशो भी निकाल देना है, ठीक है। तो वही प्रूव होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मच मच लेसर देन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो दूसरा वाला आप करो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला मैंने किया, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सपोज द स्फीयर A and B in exercise, पहला वाला जो भी सवाल किया है उससे जुड़ा है सवाल ये, have identical size a third sphere of same size but uncharged is brought in contact with the first, then A और B have identical size a third sphere of same size but uncharged। तो देखो A और B, ये जो दो स्फेयर थे पिछले वाले क्वेश्चन में, बिल्कुल ऐसे दो स्फेयर हैं। जो इनके ऊपर चार्ज था वो चार्ज है, कितना चार्ज था, Q, है ना। Q की कुछ वैल्यू भी थी, कितनी थी Q की वैल्यू, देख लेते हैं ऊपर वाले सवाल से। Q की वैल्यू थी, कितनी थी, 6.5 इंटू Q, 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस, भूल गया, -7 बोला। हमको ये कहा गया है कि एक और स्फेयर है, थर्ड स्फेयर, मान लेते हैं उस स्फेयर का नाम है C, और ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल टू A एंड B। अच्छा, ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ, ये भी कॉपर का स्फेयर होगा, ये सारे कॉपर के स्फेयर है, मतलब कंडक्टर हैं सारे। अच्छा, तो थर्ड स्फेयर जो है उसको सबसे पहले, थर्ड स्फेयर ऑफ अ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट। सबसे पहले क्या किया, इस स्फेयर A के साथ इस स्फेयर C को टच किया। इस पे चार्ज Q था, इस पे चार्ज था ही नहीं, अनचार्ज था। तो टोटल चार्ज कितना हो गया इस पर, Q प्लस 0। और दो सेम टाइप की दोनों बॉडी है ये। अगर सेम टाइप की बॉडी है तो कितनी बॉडी है, दो बॉडी है, तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आ जाएगा Q/2। Q/2 एक बॉडी पे चार्ज है, तो आगे जब आप C को A के साथ टच करोगे तो टच करने से पहले A पर चार्ज था Q, क्योंकि C पे चार्ज था 0, लेकिन जब आप टच करोगे और वापस से इनको अलग करोगे तो अब A और C पर Q/2 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा एक बार और किया इसने, देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द सेकंड, कह रहे पहले A के साथ टच किया C को, फिर C को जो है B के साथ टच किया, B वाले का, B पे भी चार्ज Q था, C पे अब चार्ज 0 नहीं है, अब चार्ज 2 है, तो एक पर चार्ज Q है, एक पर चार्ज Q/2 है। तब दोबारा से Q प्लस Q/2 टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय दो सेम टाइप की बॉडी है, तो दो तीन बॉडीज होंगी अगर सेम टाइप की, तो तीनों का चार्ज यहाँ पर 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2/2, 3 ही होगा ना, 3, 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, नीचे 2, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ, तो इसके बाद हो जाएगा 3Q/4। अच्छा, तो 3Q/4 एक पर चार्ज है, तो B पर चार्ज 3Q/4, C पे चार्ज 3Q/4। तो उसने हमसे आगे पूछा व्हाट इज द न्यू फोर्स बिटवीन A एंड B। तो A के ऊपर अब कितना चार्ज है, A के ऊपर अब कितना चार्ज है, A के ऊपर चार्ज है अब Q/2, है ना। C के साथ जब उसको टच किया तो उसके ऊपर Q/2 चार्ज हो गया। B के ऊपर अब कितना चार्ज है, B के ऊपर चार्ज है 3Q/4। अच्छा, अब नया चार्ज, क्योंकि C को बाद में B से टच किया था।
अब इन दोनों के बीच में नया फोर्स क्या होगा? देखो पुराना फोर्स तो जो पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला है वो है, ठीक है, ये फोर्स निकाला है ना हमने, ये पुराना फोर्स है, ठीक है। ये फोर्स कैसे आया था? ये फोर्स ऐसे आया था, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से अपन एक फॉर्मूला बनाएंगे कि जो इन दोनों के बीच में जो नया वाला फोर्स होगा, डैश लगा दिया, जो नया वाला फोर्स होगा वो होगा के, ठीक है। ए पर जो चार्ज है, बी पर जो चार्ज है, उनके बीच की दूरी का स्क्वायर। क्या चार्ज है ए पे चार्ज है q/2, क्या चार्ज है बी पे चार्ज है 3q/4 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। के 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3/4 8 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो अपन इसको लिखेंगे 3/8 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के। ये पुराना वाला फोर्स है, पहले फोर्स यही था, फोर्स का पिछला वाला जो फॉर्मूला था उस क्वेश्चन में जो नया ऐसा ही था। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये जो नया वाला फोर्स है ये 3/8 टाइम्स है पुराने वाले फोर्स का, ठीक है। और पुराने वाला फोर्स अपने को पता है, अपने कितना निकाला था, इंटू 15 पॉइंट शायद 21 था, 15.21 इंटू 10⁻³ 10⁻³ तो इसको अपन जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से अपने पास आ जाएगा शायद, या सही से निकालोगे तो आएगा 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो बाद में फोर्स जो है घट के ही हो जाएगा। इसके बाद तुम्हें नोट्स में लिखा है सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चन 2 से लेके 5 तक तुमको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। किए होंगे उम्मीद है मुझे, नहीं किए हैं तो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ इन क्वेश्चंस का तुम्हें। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखो ये जो वीडियो है ना, ऐसा नहीं कि वीडियो खोल लेना और इसको देखते रहना बस। अगर किया है तो अच्छा है, नहीं किया है तो आप एक कॉपी ले लो, ठीक है। और कॉपी सवाल जैसी आए सवाल को रोको, खुद से ट्राई करो, फिर देखो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो खुद से नहीं करोगे तो नहीं होगा, समझ नहीं आएगा कुछ भी। अच्छा, the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 coulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. What is the distance between spheres? तो इसमें हमको ना डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। फोर्स दे रखा है, चार्जेस दे रखे हैं, ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। एंड व्हाट इज द फोर्स ऑन द व्हाट इज द फोर्स ऑन द, ये सवाल पूरा नहीं लग रहा, सवाल में कुछ अधूरापन है लगता है सही से यहाँ पर पेश नहीं। चलो बी पार्ट के बारे में बाद में सोचेंगे, ए वाला करते हैं कम से, ठीक है। अच्छा, तो क्या दे रखा है अपने को ए में कि एक चार्ज है, चलो Q1 बोल दिया, ये चार्ज है 0.4 माइक्रो कुलम। सबको पता है माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई से। एक दूसरा चार्ज है Q2, उसकी वैल्यू है -0.8 माइक्रो कुलम। एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है, फोर्स अट्रैक्टिव होगा। जो फोर्स है वो 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर, डिस्टेंस निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। पेन थोड़ा बदल लेते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा के Q1 Q2 बाय एफ। के की वैल्यू क्या है 9 इंटू, आप इसका स्क्वायर रूट कर दोगे, फॉर्मूला बना लो के Q1 Q2 बाय एफ। अब सारी
वैल्यूज तुम्हारे पास हैं, इन सब वैल्यूज को इसमें डाल दो। 9 इंटू 10⁹ Q1, 0.4 इंटू 10⁻⁻6 माइनस है ये, ठीक है। तो हमको पता है कि फोर्स तो अट्रैक्टिव है, तो हम ये माइनस लिखेंगे, हम बस यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इसका, ठीक है। अच्छा, तो 0.8 इंटू 10⁻⁻6 जब चार्ज हो गया, फोर्स 0.2, इस पूरे का स्क्वायर रूट ले लेना है। तो क्या बचेगा, क्या आएगा इसमें से, देखो थोड़ा सोचो। तो अपन क्या करते हैं इसको, 9 में से ये 3 तो बाहर आ गया है, और 10 की पावर ये 9 है, और पावर का जरा एक बार और देख लेते हैं, इसको ना 4 बना लेते हैं रूट के अंदर। 10 की पावर इसको -7 लिख देते हैं, इसको 8 बना लेते हैं, इसको भी 10 की पावर -7 लिख देते हैं, और एक 10 की पावर 9 भी है अंदर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.2। अच्छा, 10 की पावर -7, 10 की पावर -14 हो गया ये, ठीक है। तो 14, 3 इंटू 10⁻⁻7 बाहर आ जाएगा। क्या बचा इस रूट के अंदर, 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 0.2। अच्छा, ये जो 0.2 है, इसको आप कैंसल आउट करो अगर, तो it becomes 3 into 10⁻⁻7, 832, 0.2, तो 16 आ जाएगा ये, है 16 1.6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो R है इज इक्वल टू 1.6 मीटर, ठीक है ना, नहीं 1.6, साथ में R आएगा 3 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1.16। तो हम इसको मल्टीप्लाई करें जरा, तो 1.6 इंटू 3, 4.8, R इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻7, ये आया, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमको ये डायमेंशनल निकालनी है, ठीक है, कि डायमेंशनलेस है कि नहीं है ये पता करना है। तो इसको डायमेंशनलेस निकालेंगे। देखो, अगर हम इन सब की डायमेंशन रखेंगे तो पता लग जाएगा, लेकिन वो बड़ा लंबा मुश्किल तरीका है। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो दो चार्जेस हैं, सपोज ऐसा मानते हैं दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, और एक चार्ज है जिसका नाम है प्रोटॉन, ठीक। अच्छा, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या होगा, के चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ फोर्स का। चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर इक्वल अमाउंट में चार्ज होता है, सिर्फ अमाउंट रख रहा हूँ, अपॉन में r², r दूरी है इनके बीच में। अच्छा, इन्हीं दोनों चार्ज के बीच में अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, g मास इलेक्ट्रॉन का, मास प्रोटॉन का, अपॉन में यही वाली दूरी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब मैं अगर इन दोनों फोर्सेस की रेशियो निकाले यहाँ पर अपन, एफ ई बाय एफ जी, तो एफ ई के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जी एम ई एम पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना, बचेगा सिर्फ क्या, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई एम पी। यही रेशियो दिया हुआ हमको, के ई स्क्वायर जी एम ई वाई एम पी, और ये कैसे आया है, दो फोर्सेस के रेशियो से हमने निकाला है। तो इसका मतलब ये रेशियो क्या है, डायमेंशनल
लेस है ये। क्यों? क्योंकि फोर्स अपॉन फोर्स डायमेंशन सब कैंसिल हो जाएगी। फिर इसकी वैल्यू हमसे पूछता है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको सब क्वांटिटीज की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो k की रखोगे 9 इंटू 10⁹9, e कितना चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बहुत बहुत बड़ी या बहुत छोटी आ जाएगी वैल्यू। फोर्स बहुत ऊपर है, बड़ा है, बहुत ज़्यादा होता है ग्रेविटेशन फोर्स से। अच्छा, फिर उसके बाद और क्या है यहाँ पर 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और फिर है मास। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। इसको अगर हम सॉल्व करें तो तुम वैल्यूज को इग्नोर भी कर दो तो तुम्हें रेंज पता लग जाएगी कि कितना डिफरेंस है। लेकिन हम इसको एग्जैक्टली सॉल्व कर लेते हैं। अपनी तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, आमतौर पर ऐसे सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, मीनिंग पूछ लेगा, सिग्निफिकेंस पूछ लेगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा सॉल्व करने के लिए आमतौर पे नहीं आता। तो अपन जरा इसको करें 9 इंटू 1.6, 1.6 का पहले 9 इंटू 10⁻9, टू 2.56 इंटू 10⁻38, 6.67 इंटू 10⁻11, 1, क्या बन रहा है? इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 23.04, 10⁻38। इसको सॉल्व करेंगे तो 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67, तो ये आ रहा है 101 इंटू 10⁻27, 31, 11। ठीक है, 27 सब माइनस किए जोड़ देंगे, 31 प्लस 11, तो ये आ रहा है 10⁻69। ठीक है, अगर इन वैल्यूज को इग्नोर करके तुम सिर्फ इसकी भी रेशियो निकालो तो ये रेशियो क्या आ जाएगी? बोलो। 38 को 69 में से घटा दो, 31, 10⁻31 इधर बचेगा। तो रेशियो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 31 आएगी। इसका मतलब ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻31 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, या कह लो इतने टाइम्स ग्रेविटेशन फोर्स वीक है। उसके बाद ये सवाल है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ। अच्छा, यही सिग्निफिकेंस है उस क्वेश्चन का। ठीक है, कि क्या इसकी जो ये वैल्यू है क्या सिग्निफाई करती है? सिग्निफाई करती है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है इट इज मच मच वीकर फोर्स एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज। देखो ये सब डिस्कस हो चुका है टॉपिक में। ठीक है, चार्ज क्वांटाइज है, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? भाई चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल में ही बॉडी पर आ और जा सकता है।
Why can one ignore the quantization of electric charge when dealing with macroscopic? यही बताया था कि जब हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज से लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज से डील करते हैं तो वहाँ पर हम क्वांटाइजेशन को जो है इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि क्वांटाइजेशन क्या, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में चार्ज आएगा या जाएगा, है ना। जबकि लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो बहुत कम होता है, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज से आप डील कर रहे हो तो इग्नोर कर देते हैं उस समय उसको, यही वजह है। ठीक है, बिकॉज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी स्मॉल, देयरफॉर in case of in when we dealing with large amount of charge then we ignore quantization of electric charges। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे। ठीक है, एक सवाल और है, 5 तक बोला था उसमें। When a glass rod is rubbed with silk rod, charge appears on both. A similar phenomena is observed when any other pair of body. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge। ठीक है, पूरा नहीं लिखा लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है इसमें। देखो ये भी जो पहले क्लास हुई थी सबसे पहले, उसमें इसको समझाया था कि जब हम दो बॉडी को रब करते हैं, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं ना इस फिनोमेना को, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी में कैसे एक बॉडी पॉजिटिव और एक बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाती है, तो एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी तक चले जाते हैं, है ना। तो जो बॉडी से चार्ज जाते हैं वो बॉडी पॉजिटिव हो जाती है, जिस बॉडी पे चार्ज जाते हैं वो बॉडी नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, फ्रिक्शन जब दो बॉडी को रब करते हैं तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन में हीट से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी, वो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ले जाने के लिए, है ना। तो ये समझाया था, अब यही आंसर जो है तुम उसमें लिख सकते हो नोट्स में या क्लासेस में। अगर नहीं फिर भी भूल गए हो, नहीं बताओ तो बता देना, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, एक दो सवाल बीच में थे नोट्स में जो परमिटिविटी पे थे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैं इसके साथ नहीं बना रहा उसको, एक और वीडियो उस पे बनाऊंगा, अपलोड कर दूंगा इसी के साथ। तुम ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है। तो मैं तुम्हें परमिटिविटी की नेक्स्ट वीडियो देता हूँ, ठीक है। ओके, गुड बाय।